नमस्कार, द लॉ पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम मौर्य काल से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मौर्य काल हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 या 4 क्वेश्चन अवश्य हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में से ही आपको अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है। हमें जगह का नाम बताना है कि क्या वो देवप्रयाग में है, कलसी में है, केदारनाथ में है, ऋषिकेश में है। इसका जो सही आंसर है वो है कलसी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो कलसी है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नंबर 2 क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप क्या वो अशोक ने बनाया था, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या खरगोन ने। इसका जो सही आंसर है वो है यह सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था उसका नाम बताएं। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैटकॉफ, जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो सर्वप्रथम सफलता हासिल की थी वह जेम्स प्रिंसप थे, और सही आंसर है इसका जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग युद्ध की विजय और जो क्षत्रियों का वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख के अंदर मिलता है। शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या 13। जो कलिंग युद्ध की विजय और जो उसके जो क्षेत्रों का वर्णन है वो अशोक के 13 नंबर शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। तो हम सही आंसर पर क्लिक करते हैं। दैट इज़ द राइट आंसर, शिलालेख 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। अशोक के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या हेमू के दरबार में। जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस का राजदूत था, यूनानी राजा सेल्यूकस थे, और उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो सही जो आंसर है इसका वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 305 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 305 ईस्वी। तो राइट आंसर है 305 ईस्वी ईसा पूर्व में। तो जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये जो युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में, इसके बाद इन दोनों के बीच में संधि हो गई। उस संधि के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो हेलेना थी उसकी शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये है इस पूरे की डिटेल। और इसी शादी के बाद, इस युद्ध की संधि के बाद ही सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के इसी शादी के बाद ही सेल्यूकस ने जो मेगास्थनीज था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया, और यहीं पर रहते हुए पूरे मौर्य काल का जो अध्ययन करने के बाद वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि सभी का अध्ययन करने के बाद जो मेगास्थनीज था उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। यह इंडिका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक के द्वारा हमें मौर्य काल के बारे में बहुत जो मुख्य जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त और बिंदुसार। यदि हम इन 4 ऑप्शंस की बात करें तो जो राइट आंसर होगा ना वो अशोक ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी अपने जो प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता के द्वारा। इसने नंदों के जो अत्याचारी शासन से
जनता को मुक्ति दिलाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। परंतु अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने जनता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर है दैट विल बी अशोक। लीजिए चेक कर लेते हैं, तो आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सामान्य क्वेश्चन है परंतु फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया। राजा बनने के बाद अशोक ने एकमात्र युद्ध लड़ा है, वो है कलिंग का युद्ध। इसके अलावा अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। इस युद्ध में 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। 1.5 लाख के लगभग जो लोग थे उनको बंदी बना लिया गया था, वो घायल हो गए थे। तो इतना भारी रक्तपात देखकर उसने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा आता है कि युद्ध की नीति को क्या कहते हैं। जो अशोक के समय में युद्ध की नीति को भैरी घोष की नीति कहते थे, और अशोक ने भैरी घोष की जो नीति थी ना, भैरी घोष की नीति को तो त्याग दिया था और उसने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। कौन सी नीति अपना ली थी? धम्म घोष, यानी कि वो धर्म के रास्ते पर चल गया था। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत और ब्रह्मी भाषा में, संस्कृत और ब्रह्मी भाषा में, पाली और ब्रह्मी में, या इनमें से कोई नहीं। जो अधिकतर जो अभिलेख है ना अशोक के, वो प्राकृत और ब्रह्मी भाषा के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राकृत और ब्रह्मी। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो निम्न कुल का व्यक्ति था। इस शब्द का प्रयोग किस ग्रंथों में किया गया है? तो जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वह विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी और इसी पुस्तक के अंतर्गत अशोक को निम्न कुल का कहा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य में नहीं कहा है, जैन में नहीं कहा है, बौद्ध में भी नहीं कहा है। जो इसका सही आंसर है वो है मुद्रा राक्षस। चलिए चेक कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है कि जो मौर्यों के राजा थे, मौर्य नरेश जो थे, निम्न में से कौन से कथन उनके लिए सही हैं? नंबर 1 में हम बात करते हैं कि क्या उन्होंने संस्कृति और कला साहित्य का विकास किया, क्या उन्होंने सोने के सिक्कों का विकास किया, प्रांतों का विभाजन किया, हिंदू पुस्तक साम्राज्य स्थापित किया। तो हमें इसमें से जो हमारे सही आंसर हैं वो हैं, एक तो संस्कृति का विकास, कला का और साहित्य का विकास मौर्य काल में बहुत अधिक हुआ था। तो पहला ऑप्शन भी, जो पहला पॉइंट है वो भी राइट है। सोने के सिक्कों के बारे में यदि हम बात करें तो मौर्य काल के जो समय तक जो चांदी और तांबे के जो सिक्के थे ना वो ही मुख्य रूप से पाए जाते थे। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे, जो कि मौर्यों के बाद में आए थे। मौर्यों, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। क्या मौर्यों ने प्रांतों का विभाजन किया था? जी हाँ, उन्होंने अपने जो पूरा राज्य था, उनका जो पूरा राष्ट्र था, उन्हें प्रांतों में विभाजित कर रखा था। अब हम इनके प्रांतों के नाम भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रांत थे ये मुख्य रूप से 4 प्रांत थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य राष्ट्र और अवंती। ये 4 प्रमुख रूप से इनके प्रांत थे। लेकिन जब अशोक राजा बना तब उन्होंने कलिंग को भी 5वां प्रांत के रूप में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना दिया, जिसकी हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि कलिंग जो युद्ध था वो अशोक ने एकमात्र युद्ध लड़ा है राजा बनने के बाद। चौथा बात करते हैं, क्या उनका राज्य हिंदू कुश तक था? हाँ, उनका जो राज्य था वो हिंदू कुश तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य हिंदू कुश तक फैला लिया था। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए जो हमारा सही आंसर बनता है वो है पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में AR क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक वाक्य दिया होता है और उसकी व्याख्या और उसका कारण के रूप में दूसरा
एक वाक्य दिया होता है और उसी के संबंध के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो कथन ए है वो कहता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ये कथन तो सही है, हम जानते हैं कि उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद उसने जो कलिंग था उसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दूसरा जो इसका रीज़न है कि कलिंग दक्षिण भारत पर आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब ये जो कारण है, क्या उसने कलिंग को इसी कारण से जोड़ा था? जी हाँ, जो कलिंग था ना वो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ पर जो हाथी थे वो भी ज़्यादा पाए जाते थे, तो अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि वह स्थान समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसीलिए उसने कलिंग को अपने राज्य का हिस्सा बनाने के बारे में सोचा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा कि जो ए है और आर है वो दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं कि अशोक के उन शिलालेखों की संख्या बतानी है जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं। क्या वो पहला और 10वां है, पहला और 11वां है, दूसरा और 13वां है या दूसरा और 14वां शिलालेख है? जो संगम साहित्य है जो संगम राज्य है जिससे हमें तमिल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसका जो वर्णन है वो भी हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है और वो शिलालेख हैं दूसरा और 13वां। तो जो सही आंसर है वो है हमारा दूसरा और 13वां। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। यह भी एक AR क्वेश्चन है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इस लाइन को यदि हम चेक करें तो हमें पता चलेगा कि जो अशोक था वो पहला ऐसा शासक था जिसने नैतिक आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की थी। उसका जो धर्म था वो नैतिक नियमों का धर्म था जिसमें धार्मिक सहिष्णुता थी। वह अशोक अपनी जनता के बीच में समानता का व्यवहार करना चाहता था, जनता के बीच में समानता स्थापित करना चाहता था। अशोक ने अपने शिलालेखों में अनेक स्थानों पर यह उल्लेखित किया है और करवाया है कि जो व्यक्ति हैं वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करें। ऐसी सभी संहिताएं उसके शिलालेखों में हमें मिलती है। तो इसका जो रीज़न है देखो, उसमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रसारित किया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका जो धर्म था उसे हम पूरे विश्व का धर्म मान सकते हैं। वो वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तात्कालीन समय में था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था, अशोक का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की स्थापना करना, उनकी भलाई का कार्य करना था। इसलिए उसने समता के विचारों को प्रसारित करने का कार्य किया। तो इसका भी जो सही आंसर बनेगा वो ए बनेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस राज्य आदेश में अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो अशोक मिलता है? अशोक के कई हमें नाम मिलते हैं, जैसे देवनाम पिय दस्सी, और अशोक का नाम अशोक भी मिलता है। क्या वो कलसी अभिलेख से मिलता है, रुम्नीदेही से मिलता है, कलिंग राज्य देशों से मिलता है या मस्की से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ डी, मस्की। 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो है मस्की और गुर्जरा अभिलेख। तो इसमें हम 2 अभिलेख नाम याद करने, एक तो मस्की याद रखना है और एक हमें गुर्जरा याद रखना है। तो जो हमारा सही आंसर है इन ऑप्शंस के आधार पर दैट इज़ मस्की अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों का मतलब है जो उसने पत्थर के स्तंभ बनवाए हैं उसके बारे में गलत? हमें गलत ऑप्शन का चूज़ करना है। हम इन स्तंभों की बात करते हैं, इन पर बढ़िया पॉलिश है,
जी हाँ, इस पर बिल्कुल बढ़िया पॉलिश है, तो ये आंसर तो सही है। ये अखंड है, अखंड का मतलब इनको किसी भी प्रकार से जोड़ा नहीं गया है। ये सीधे चट्टानों से बनाए गए हैं, इनमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं है। और इनका जो आकृति है, जो इनका शेफ्ट है वो शुंडाकार है, ये भी सही है। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो हमारा जो इसका गलत आंसर हुआ वो ये हुआ। तो क्वेश्चन 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। स्थापत्य संरचना के लिए इनका विस्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसने जब भेरी घोष की नीति को त्याग दिया था, धम्म घोष की नीति को अपना लिया था और जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए, नैतिक नियमों की जानकारी देने के लिए उसने शिलालेखों को खुदवाया और स्तंभों का निर्माण भी करवाया। तो 16th क्वेश्चन का आंसर है डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? क्या वो अशोक थे, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त थे या दशरथ थे? श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक के द्वारा की गई थी और अशोक ने नेपाल में भी ललितपत्तम नामक एक नगर की स्थापना की थी। तो 2 नगरों की स्थापना है, श्रीनगर और ललितपत्तनम में। तो अशोक के द्वारा 2 नगर बसाए गए थे। एक तो जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है वो वाला, और एक उसने बसाया था नेपाल के अंदर। तो ये दोनों नगर अशोक के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 सूचियाँ दी गई हैं। उन सूचियों में, जैसा कि हम अपने पहले के क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं कि जो अशोक था उसके जैसा कि हम पहले के क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके मुख्य रूप से 4 प्रांत थे, जिसमें उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और मध्य राष्ट्र, जिसे यहाँ पर प्राची या पूर्व प्रदेश कहा गया है। और उनकी जो राजधानियाँ थी उसको हमें सुमेलित करना है। तो इनमें हम देखते हैं कि जो उत्तरापथ है उसकी राजधानी कौन सी थी? उत्तरापथ का मतलब बिल्कुल नॉर्थ का इलाका, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। और जो दक्षिणापथ है नीचे का, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो ए से 1 हो गया और बी से 2 हो गया। सी की बात करते हैं हम। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और जो पूर्व प्रदेश था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है उसे हम वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है। और यही जो बिहार का प्रांत है और इसके आसपास का जो इलाका है वो मौर्य काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये जो सबसे प्रमुख जनपद जो था, 16 जनपदों की सूची जो हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, उसमें बहुत जो शक्तिशाली जनपद था उसका नाम मगध था और उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। तो इसको जो हम सुमेलित करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जैसा कि हम भारतीय वर्ण व्यवस्था को जानते हैं कि जो भारत की वर्ण व्यवस्था है उसके 4 भाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र है उनको बिल्कुल निम्न स्तर का माना गया है, परंतु किस ग्रंथ में उनके लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों में जो आर्य शब्द होता है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? वह प्रयुक्त होता है श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति के लिए, सभी भारतीयों के लिए। हम भारतीयों को आर्य कहते हैं। तो शूद्रों के लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। मुद्रा राक्षस वह पुस्तक है जिसे विशाख दत्त ने लिखा है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को भी निम्न कुल का बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्थशास्त्र पुस्तक में शूद्रों को भी आर्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा किस व्यक्ति से ली थी? क्या वो नागार्जुन से ली थी? क्या वो निग्रोध ही था जिससे प्रभावित हुआ था, या उपगुप्त था? इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और इम्पोर्टेंट है कि उसने निग्रोध को देखा था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध भिक्षु था, और उससे प्रभावित होकर उसने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, परंतु जो उसने यह दीक्षा ली थी वो ली थी उपगुप्त के द्वारा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है उपगुप्त।
क्वेश्चन नंबर 1 है कि चाणक्य को का जो अन्य नाम है यानी कि जो दूसरा नाम है वो कौन सा है। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं और उसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो यदि हम इन ऑप्शंस को देखें तो भट्ट स्वामी नहीं हो सकता, विष्णुगुप्त इज़ द राइट आंसर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस एक पुस्तक है जिसके रचयिता हैं मैकियावेली और ऐसी ही पुस्तक जो है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो सही आंसर है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम नहीं है और वात्सायन का कामसूत्र नहीं है, तिरुवल्लु का तिरुकुरल भी नहीं है। ये जो मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, इसमें भी जो विषय है वो राजनीति है कि राज्य प्रशासन कैसा होना चाहिए, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, व्यापार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वैदेशिक जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए। तो ये सब विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और जो मौर्य प्रशासन था उसका जो प्रमुख आधार है वो अर्थशास्त्र की नीतियाँ ही हैं जिसे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर जो मैच करने वाली पुस्तक है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। क्या वो अशोक था, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। इसका भी जो सही आंसर है वो अशोक है। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता हासिल की थी और उसने अपने बड़े भाई सुसीम को मारकर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। लेकिन उसने अपना जो राज्याभिषेक था वो 4 वर्ष के बाद किया था। 4 वर्ष तक उसने सत्ता पर तो अधिकार कर लिया लेकिन आधिकारिक तौर पर उसने अपना राज्याभिषेक नहीं किया था। 273 ईसा पूर्व में, यदि हम 273 ईसा पूर्व की बात करें तो उसने सत्ता पर अधिकार कर लिया था, परंतु 4 साल यानी कि 269 ईसा पूर्व तक वो उसने राज्याभिषेक नहीं करवाया और 269 के अंदर उसने अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज अशोक। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी है जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो उसकी जो पत्नी का नाम अभिलेखों में हमें मिलता है वो है जिसने उसको बहुत अधिक प्रभावित किया था, वो नाम है कारुवाकी। तो जो सही आंसर है ना कारुवाकी है और इसी कारुवाकी और अशोक पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है अशोका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5 में अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो उसकी यदि हमें भाषा पूछ लेते हैं, लिपि की हम बात करें अशोक के अभिलेखों में तो ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक इत्यादि लिपियों का प्रयोग उसमें किया गया है। लेकिन अर्धमगधी प्राकृत भाषा में उसके जो अभिलेख हैं उनको खुदवाया गया है। तो इन ऑप्शंस के आधार पर जो इसका राइट आंसर बनता है वो है अर्धमगधी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य काल की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो राजा बना वो था बिंदुसार और अशोक इसी बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार जब राजा था उस समय तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था जिसे कुचलने के लिए उसने अशोक को भेज दिया था। तो जो हमारा सही आंसर है वो है तक्षशिला यानी कि उत्तरापथ में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहाँ पर भेजा था। सही आंसर हो गया तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, ये दोनों जो उपाधियाँ या ये जो दोनों नाम हैं वो मौर्य सम्राट अशोक के हैं और अभिलेखों में उसे इसी नाम से पुकारा गया है। लेकिन जो एक मास्की अभिलेख है और एक है गुर्जरा अभिलेख,
इनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक ही प्राप्त होता है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो सही आंसर है वो है मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये अब यदि हमें कालक्रम के अनुसार किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत का पहला राजवंश ही मौर्य है। मगध पर शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, कई शासकों ने कई वंशों के शासन रहे हैं। लेकिन हम इन ऑप्शंस की यदि हम बात करते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, मौर्य दिए गए हैं, गुप्त हैं, कुषाण हैं और कन्नम हैं। तो इनमें से जो सबसे पुराना वंश है वो मौर्य है। कुषाण भी बाद में आए थे, कन्नव भी बाद में आए थे, गुप्त भी बाद में आए थे। और इसलिए जो राइट आंसर वो इस ऑप्शंस के आधार पर है वो है मौर्य राजवंश। क्वेश्चन नंबर 9, जो कौटिल्य है यानी कि जो चाणक्य है वो किसका प्रधानमंत्री था? फिर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु, किसका प्रधानमंत्री था? ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पर हम आपको 2 राजवंशों को क्लियर कर देते हैं। एक है मौर्य राजवंश और एक है गुप्त। गुप्त राजवंश जो है वो बहुत बाद का है। गुप्त काल के गुप्त राजवंश के 2 राजा हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पहला ऑप्शन तो हमारा इसीलिए कट हो जाता है कि ये तो गुप्तों का राजा दे रखा है, और हम जानते हैं कि जो कौटिल्य और चाणक्य हैं ये मौर्य राजवंश से संबंधित हैं। और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया था, अपना राज्य स्थापित किया था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री था। अशोक के काल में भी चाणक्य की नीतियों का अवलंबन किया गया था। अजातशत्रु तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? यह क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है कि हम जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था और वो बौद्ध धर्म को मानता था। तो कलिंग विजय के जब कलिंग युद्ध के दौरान जो भीषण नरसंहार हुआ था उसको देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया था और उसके बाद उसने भैरी घोष की नीति को त्याग दिया था और धम्म घोष की नीति को अपना लिया था और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो सही आंसर बी है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 11 में कि चंद्रगुप्त, यहाँ पे जिस चंद्रगुप्त की बात हो रही है, विस्तार में मुख्य रूप से किसमें मदद की? हमें इन ऑप्शंस को देखकर ये जो चंद्रगुप्त है इतना क्लियर हो गया कि ये मौर्य है। ये क्वेश्चन के अनुसार ये जो चंद्रगुप्त है ये चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से शासन स्थापित किया था? वो चाणक्य था और इसी की सहायता से ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही आंसर हो गया चाणक्य या कौटिल्य, या उनका एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त, वो भी हमें याद रखना है, जो हम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में यह जो सांची भोपाल के पास स्थित है। तो यह जो सांची मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में स्थित है और यह बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। बुद्ध की मूर्ति कला और उन्हीं से संबंधित मूर्ति कला का निरूपण करता है। और इसकी जो स्थापना है वो अशोक के द्वारा करवाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। यहाँ पर हम कई क्वेश्चंस में अशोक की बात कर चुके हैं कि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उस मौर्य राजा का नाम बताना है जो जैन धर्म से संबंधित था। वह जो राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। मगध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा और जो जनता थी उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, और जिससे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत आहत हो गया और उसने अपनी जो गद्दी थी ना वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और खुद जैन धर्म को ग्रहण कर कर दक्षिण में चला गया। दक्षिण में कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला नामक स्थान है जिसमें जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वो चले गए थे और अपना अंतिम समय उन्होंने वहीं पर बिताया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने चाणक्य की सहायता से स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था? इसमें कई शब्द दे रखे हैं, पण है, तोल है, काकड़ी है और दिनार है। इसका जो सही आंसर है जो मौर्य काल में थी वो तो थी पण, और ये जो दिनार है और ये जो दिनार मुद्रा है ये गुप्त काल की मुद्रा दे रखी है, हमसे मौर्य काल की पूछी है, तो इसका सही आंसर पण है। और एक बात और हमें याद रखनी है कि मौर्य काल के अंदर चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे, उस समय सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं था, और ये जो दिनार मुद्रा है यह सोने की थी और यह गुप्त काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा राजा जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य तो फर्स्ट था ही, इसी ने तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका बेटा बना तो बिंदुसार आ गया 2 नंबर पर, और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक बना, ये आ गया नंबर 3 पर। तो ये अजातशत्रु हमारा ऑप्शन हो गया जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो अजातशत्रु भी मगध का ही शासक था, परंतु यह हर्यक वंश का था। तो इसका यदि वंश कभी पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो भी हमें याद रखना है कि अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी पूछा है, यानी कि अशोक के बाद राजा कौन बना। ऑप्शन नंबर यदि हम बिंदुसार की बात करें तो वो तो अशोक के पिता थे, तो वो तो राजा बन नहीं सकते। उसके बाद राहुल महात्मा बुद्ध का बेटा था, वो भी नहीं हो सकता। कुणाल अशोक के बाद राजा बना था। यहाँ पर हम आपको एक अन्य नाम बता दें, बृहद्रथ, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा है और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी जो उसका सेनापति था, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो होगा कुणाल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मुद्रा राक्षस का लेखक। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस मौर्य काल की पुस्तक है। यह पुस्तक हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देती है, उस समय किस प्रकार के संबंध थे विदेशों के साथ, पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ, उसके बारे में जानकारी देती है। राजनीति में किस प्रकार के साम दाम दंड भेद इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी हमें मुद्रा राक्षस बताती है। विशाख दत्त की इस पुस्तक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना करने वाला है उसे वृषल कहती है, निम्न कुल का बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन भी इसी पुस्तक से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कहती है कि मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। जैसा कि अभी हमने बात की कि राजनीति में इस्तेमाल किए जाने वाले साम दाम दंड भेद सभी के बारे में हमें मुद्रा राक्षस से पता चलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त के मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। तो इसको जीतने वाले
ये जो तीनों राजा हैं ये काफ़ी बाद के हैं। हमने देखा कि मौर्यों का जो शासन था वो हिंदू कुश तक पहुंच गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। और तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम एक और सेट कर लेते हैं मौर्य काल से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताना है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की। हम बार बार अशोक महान के बारे में जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो अशोक ही है। उसने अपनी जनता का ध्यान रखा। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपनी जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया। जनता के सुख दुख को जानने के लिए अलग कर्मचारियों की नियुक्ति की, अधिकारियों की नियुक्ति की, प्रतिवेदक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जनता के सुख दुख की, उनके दुख दर्द के बारे में जानकारी लाता था और सीधा राजा तक वह सूचना पहुंचाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? अशोक के शिलालेख गिरनार से भी प्राप्त हुए हैं, कंधार से भी प्राप्त हुए हैं, टोपरा से भी प्राप्त हुए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि उनकी जो प्रमुख राजधानी थी मगध की पाटलिपुत्र, अशोक के शिलालेख वहाँ पर स्थापित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो किसका समकालीन था? इसमें हम यदि बात करें, अर्थशास्त्र हम जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है चाणक्य, और चाणक्य की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसका समकालीन हो सकता है वो? अशोक तो काफ़ी बाद में आया है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो एक उज्जैन का राजा था, वो काफ़ी बाद के समय का है और इसी के नाम पर विक्रम संवत भी चलाया गया था। डी ऑप्शन समुद्रगुप्त है जो कि गुप्त वंश का राजा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसका जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही जो नंदों का अत्याचारी शासन था उससे जनता को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो नंदों के पश्चात जो वंश आया वो आया मौर्य राजवंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? हम जानते हैं कि अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, नालंदा जो है वो वर्तमान में बिहार में है। लेकिन इसकी जो स्थापना की गई है वो कुमार गुप्त ने की है, जो गुप्तों का राजा है, गुप्त राजवंश का राजा है, जो काफ़ी बाद के हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो तक्षशिला है, क्योंकि वो मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शिक्षा का केंद्र था वो कौन सा हो गया? तक्षशिला। और ये दोनों ही बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं प्रमुख, लेकिन ये मौर्य काल का है और ये गुप्त काल का है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था, मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इंडिका। और इसी इंडिका के अंदर हमें मौर्य काल के तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किसने किया है? भास ने, शूद्रक ने, विशाख दत्त ने या अशोक घोष ने? विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में हमें यह विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में किस प्रकार से दुर्भी संधियाँ की जाती थी, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 8,
कि वह स्रोत जिससे हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। दिव्यावदान, यह भी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, तो इसमें पाटलिपुत्र के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हमें नहीं होती है। अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से अधिकारियों की नियुक्ति, कैसे राजस्व की प्राप्ति होगी, सभी हमें प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों में तो हमें मुख्य रूप से अगर हम अशोक के शिलालेखों की हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमें धार्मिक नीतियों, जो नैतिक आचरण के नियम है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो इंडिका है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, वह मौर्य दरबार में रहते थे। मौर्य दरबार का मतलब था वो पाटलिपुत्र में रहते थे और उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है पाटलिपुत्र के महलों का, वहाँ के राज्य का, सामाजिक व्यवस्था का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है और ये कौन सी प्राकृत है ये भी यहाँ पे क्लियर कर दें, ये क्वेश्चन कई बार आता है। अर्धमगधी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्धमगधी प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 कि किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाले राजा का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल। इसमें चाहे मौर्य शब्द लगा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि क्योंकि सारे मौर्य हैं, मौर्य वंश के हैं ये, तो इसमें चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य ही मानना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो दक्षिण के जो तमिल ग्रंथ हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बताया गया है कि उसने दक्षिण पर भी विजय प्राप्त की थी और चंद्रगुप्त मौर्य वो ऐसा पहला राजा था जिसने गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज को जो ब्राह्मण साहित्य वाले लोग हैं वो 4 भागों में बांटते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 श्रेणियां होती हैं, जिसमें शूद्र को निम्नतम श्रेणी और ब्राह्मण को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में जो वर्णन किया है भारतीय समाज का, उसने भारत के समाज को 7 भागों में बांटा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बात हो रही है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि अर्थशास्त्र का विषय पूछा है। अगर हम अर्थशास्त्र के नाम पर चलते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं क्या ये आर्थिक नीतियों का ग्रंथ है, पर नहीं। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसका जो विषय है वो शुद्ध रूप से राजनीति है। तो इसका जो सही आंसर है वो राजनीतिक नीतियां है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। हमें इनमें से वो स्थान बताना है जो अशोक के राज्य का हिस्सा नहीं था। अफगानिस्तान, ये तो मौर्य काल का हिस्सा था ही क्योंकि उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। बिहार, जिसे उस समय में मगध कहा जाता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी मौर्यों का हिस्सा था। कलिंग पर तो हमें पता ही है कि अशोक ने आक्रमण किया था और उसको युद्ध को जीता भी था। वह उसके जीवन का एकमात्र पहला और अंतिम युद्ध है। ये जो श्रीलंका है यह मौर्यों का मित्र राज्य तो था, परंतु यह मौर्यों के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। 14वां प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं और यह मगध जनपद की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर अपना अधिकार कर लिया तो उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। उससे पहले जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15,
कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था? क्या वो ईंटों का बना था या पत्थरों का, लकड़ी का या मिट्टी का? पाटलिपुत्र का जो हमें विस्तृत विवरण है ना वो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है और उसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, बराबर की गुफाएं जो हैं उनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये बिहार के गया जिले में स्थित हैं और इन्हें अशोक ने दान किया था। किनको? आजीविक संप्रदायों को। आजीविक संप्रदाय को जो मानने वाले सन्यासी थे या भिक्षु थे उस समय के, उनको अशोक के द्वारा यह दान की गई थी। तो कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कौन सी गुफाएं दान की हैं, तो आंसर हो जाता है बराबर की गुफाएं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? गया जिले में है और राज्य कौन सा है? बिहार है। और इस 16th क्वेश्चन का आंसर बन गया ए, आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 17, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग के अभिलेख से, अशोक के गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपरा अभिलेख? ये जो रुद्रदामन का जो एक शक राजा था, शक संप्रदाय रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात प्रांत में स्थित है, उस रुद्रदामन के अभिलेख में सुदर्शन झील का विवरण मिलता है जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन झील का जो सर्वप्रथम निर्माण करवाया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था और उसके पुनरुद्धार का कार्य किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। सुदर्शन झील से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक स्वयं को मगध का सम्राट किस में बताता है? क्या वो मस्की का लघु स्तंभ अभिलेख है, रुमनीदेही स्तंभ अभिलेख है, क्वीन स्तंभ है या भाब्रू स्तंभ अभिलेख है? भाब्रू स्तंभ के अंदर यह इसने बताया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है भाब्रू स्तंभ लेख में, जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। देख लेते हैं सूची 1 में क्या नाम दिए गए हैं? चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। सूची 2 में नाम दिए गए हैं पियदस्सी, सेंट्रोकॉट्स, अमित्रघात और विष्णुगुप्त। ये जो हमें पता है कि अशोक को अभिलेखों में पियदस्सी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने आप को, हम जानते हैं कि अशोक अभिलेखों में स्वयं को पियदस्सी उसका नाम मिलता है, देवनाम प्रिय भी मिलता है। अमित्रघात जो है वो बिंदुसार का नाम है जिसका मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। चाणक्य के 2 अन्य नाम हैं, विष्णुगुप्त भी है और उसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसे यूनानी इतिहासकारों ने सेंट्रोकोट्स भी कहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा। तो वो ऑप्शन हमें मिल रहा है सी में, ए का 2 है, बी का 3 है। अब देख लेते हैं सी पर कौन है? अशोक, और अशोक को हमने क्या कहा है? पियदस्सी, यानी कि सी का 1 है। और डी पे चाणक्य, और चाणक्य का कौन सा है? विष्णुगुप्त। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो हम इसके यदि ऑप्शंस में देखें तो कनिष्क कुषाणों का राजा था जो काफ़ी बाद के समय का है। हर्षवर्धन साम्राज्य का हर्ष जो है उसे हम हर्षवर्धन, उसका एग्जैक्ट नाम है, वह वर्धन या पुष्यभूति वंश का राजा था जो गुप्तों के भी बाद आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का हो गया और समुद्रगुप्त हो गए गुप्त के द्वारा। तो यदि हम इसको कालक्रमानुसार लगाएं तो सी सबसे पहले आया और उसके बाद ए आ गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये फिर गुप्त पे आ गए 3 और ये आ गया 4 नंबर पे।
इसमें जो सबसे पुराना राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और हम जानते भी हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था तो चाणक्य ने एकीकृत भारत का सपना देखा था और सबसे पहले मतलब राजनीतिक रूप से एक साम्राज्य स्थापित करने की जो बात थी उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और उन्होंने ही कि चाणक्य ने एकीकृत भारत का सपना देखा था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसमें हम भारत की कल्पना कर सकते हैं वो करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर सी है। अब कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे चलते हैं जो मौर्य काल से संबंधित हैं, थोड़े से डीप क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? हम जानते हैं कि जो पाटलिपुत्र का जो विस्तृत विवरण करने वाला व्यक्ति है वो मेगास्थनीज ही है, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है और उसी ने ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा शब्द का इस्तेमाल उसने इसमें किया है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 कि मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई नाम का अधिकारी होता था वो किस से संबंधित था? क्या वो भवन निर्माण का कार्य करवाता था या वो सड़क निर्माण का कार्य करवाता था, कृषि विभाग का अधिकारी था या मापतोल का अधिकारी था? जो एग्रोनोमोई नाम का अधिकारी है वो सड़क निर्माण का अधिकारी था। मौर्य काल में सड़कों का निर्माण कार्य बहुत अच्छे से किया गया था ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके, लोगों के लिए यातायात की जो सुविधा है उसकी बेहतरी के लिए ये कार्य किया गया था। इसका एग्जैक्ट आंसर है बी। तीसरा प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था या गुप्तचरी कहा जाता था, संस्था व संचार या खोजी कहा जाता था? इसमें हम आपको ये क्लियर कर दें कि गुप्तचर है उसे गूढ़ पुरुष ही कहते थे, लेकिन यदि कभी प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि गुप्तचरों के प्रकार कितने थे तो वो 2 प्रकार थे और उन 2 प्रकारों का नाम था संस्था व संचार। परंतु हमारे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि गुप्तचर किसे कहते थे, तो आंसर आएगा ए गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंघे, तिस या राणा सिंघे? इसका सही आंसर तिस है। हमने अपने पूर्व के क्वेश्चनों में भी ये बात की है कि जो श्रीलंका था वो मौर्य साम्राज्य का मित्र राष्ट्र था और अशोक के द्वारा यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और उस समय श्रीलंका का जो राजा था वो तिस था। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? हम बात कर चुके हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर जैन धर्म को धारण कर लिया था और जैन धर्म की दीक्षा देने वाले जो मुनि थे उनका नाम भद्रबाहु था और वो उनके साथ कर्नाटका में चले गए थे श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, और चंद्र नाम की पहाड़ी पर ही उनकी वहाँ पर उन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया था। लेकिन इसका उल्लेख हमें जिस पुस्तक में मिलता है वो है परिशिष्ट पर्वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है परिशिष्ट पर्वन। एक अन्य क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके अंतिम समय का विवरण हमें कौन सी पुस्तक से मिलता है? तो उस पुस्तक का नाम भद्रबाहु चरित है, जिसमें जैन मुनि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त दोनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि किस महीने में मौर्यों का फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो जाता था, राजकोषीय वर्ष जो था वो शुरू हो जाता था, और क्या वो मार्च था या वो जुलाई था या जून था या जनवरी फरवरी था? तो इसका सही आंसर हमें याद रखना है आषाढ़ के महीने में, यानी कि जो मेनली जुलाई में पड़ता है हमारे कैलेंडर के अनुसार, उसमें इनका फाइनेंशियल ईयर जो था वो शुरू हो जाता था। तो आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? इसमें से हमें ऑप्शंस जो हैं वो हैं चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और विष्णुकुंड। जो हमें
दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक अपने शिलालेख में करता है ना, उसमें एक तो चोल भी आते हैं, पांड्य भी आते हैं, सतीय पुत्र भी आते हैं और केरल पुत्र भी आते हैं। तो हमें ये वाले ऑप्शन देखने हैं, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, जबकि वो हमारा पहला ही ऑप्शन है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आंसर आ जाएगा ए। द राइट आंसर इज ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? आहत मुद्राएं, ये वो मुद्राएं थी जो मौर्य काल तक चलती थी। शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। आहत जो मुद्राएं थी उन पर राजा के नाम या तिथियां अंकित नहीं होती थी, उन पर केवल कुछ पंच मार्क होते थे। और जब उसके बाद यहाँ पर कुषाण आए हैं, उनके बाद हमारी जो सिक्का ढालने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, तो मुद्राओं पर तो हमें अशोक का नाम नहीं मिल सकता। तो यूनानी लेखों और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अशोक ने शिलालेख खुदवाए, स्तंभ लेख खुदवाए, उन्हीं से हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो बी, शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मी लिपि। वैसे तो ब्रह्मी में भी, अरमाइक में भी, खरोष्टी में भी उसके अभिलेख खुदवाए गए हैं, परंतु जो सही आंसर है वो है ए, ब्रह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के भी बाहर भी पाया गया है। ये शब्द यहाँ पर याहर छप गया है, लेकिन बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है? सो सही आंसर है इसका ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ लेख जिन्हें पांडु रंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उन्हें साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? इसका जो सही आंसर है वो है चुनार नामक स्थान से ये पत्थर लाया जाता था और यह मिर्ज़ापुर के पास में स्थित है। द राइट आंसर इज ए, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसका वाक्य है? ये हमें यहाँ बताना है। देखिए, कौटिल्य ने तो स्वयं अर्थशास्त्र लिखी है, वह ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका के अंदर इसका विवरण किया है कि भारत लिखने की कला नहीं जानते थे। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, मैगस्थनीज। कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका जो सही आंसर है वो बिंदुसार है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से जब ये तीनों चीज़ें मंगाई थी तो सीरिया के राजा ने अंजीर भी भेज दी थी और शराब भी भेज दी थी, लेकिन उन्होंने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम दार्शनिकों का या विद्वानों का व्यापार नहीं करते हैं। दैट सही आंसर है बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि अशोक ने जो कलिंग की चढ़ाई की थी इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? महावंश, दिव्यावदान या 13वें शिलालेख से या 7वें स्तंभ लेख से? ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें से हमें अशोक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, परंतु जो कलिंग की जानकारी है ना वो हमें 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होती है। इसलिए राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया हुआ था। वैसे बिंदुसार के समय में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, एक बार सुसीम को भी भेजा था और एक बार अशोक को भी भेजा था। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं?
यह जो उल्लेख है यह प्रथम कलिंग शिलालेख में किया गया है, क्योंकि कलिंग में जो इतना अधिक रक्तपात और नरसंहार हुआ था तो संभवतः वहाँ की जनता के बीच में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए कलिंग ने ऐसी घोषणा की। वैसे कलिंग में अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख अधिक मात्रा में नहीं मिलते हैं, लेकिन सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं ऐसा जो लिखा गया है वो पृथक कलिंग शिलालेख के अंदर लिखा गया है। देन द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सी घोषणा है जो युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी ऑब्वियस ही है, क्योंकि युद्ध और हिंसा के प्रति जो उसका दुख था वो कलिंग के युद्ध में ही प्रकट हुआ। कलिंग में हुए नरसंहार से ही उसका मन द्रवित हुआ था। तो ये जो घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और युद्ध और हिंसा की नीति का जो त्याग है उसका जो उल्लेख है वो कलिंग के पृथक शिलालेख में ही मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यानी कि उसने यह घोषणा की कि वह जनता के कार्य करने के लिए सदैव तैयार है। ऐसी घोषणा उसने छठे शिलालेख के अंदर की है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, छठा शिलालेख। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है। जिला स्तर के बड़े अधिकारी से लेकर हमें छोटे अधिकारी तक पहुंचना है। प्रादेशिक, राज्युक और युक्तक ये तीनों ही जिले के अधिकारी हैं, परंतु इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो प्रादेशिक है, दूसरे नंबर पर राज्युक आता है और तीसरे नंबर पर युक्तक आता है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 विष्टि है, यानी कि हमें बताना है विष्टि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या वैवाहिक अनुष्ठानों के लिए, बेगारी के लिए, प्रांतों के लिए, जिले के लिए। ये जो बेगार प्रथा है जिसमें प्रजा को राजा के खेतों में या अन्य जो कार्य होते थे जिनके लिए उनको मजदूरी प्राप्त नहीं होती थी, उसके लिए अर्थशास्त्र में विष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राइट आंसर इज बी। चलिए अब अंतिम सेट पर चलते हैं। इसमें थोड़े से डीप प्रश्न है। उसका पहला प्रश्न ले लेते हैं कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। जैसा कि हम रामायण में राम की पत्नी सीता के बारे में जानते हैं कि जनक को सीता जो थी वो हल जोतते समय जो हल के द्वारा लाइनें बन जाती हैं उसके बीच में प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता कह दिया गया था। यहाँ पर भी इसका आंसर वहीं से लेना है कि जो राजकीय भूमि से आय प्राप्त होती थी, भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा गया था उस समय। तो इसका राइट आंसर है सी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वो स्तंभ है, क्योंकि स्तंभ एक आश्म थे, उन पर बहुत अच्छी पॉलिश की हुई थी, बहुत अच्छे उस पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई थी। इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य ने राहत कार्य किए, इसका विवरण हमें कौन से अभिलेखों से प्राप्त होता है। अकाल, सूखा जैसे जो प्रकोप हैं इनका जो विवरण है वो हमें उत्तर प्रदेश के सोहगरा से भी प्राप्त होता है और महास्थान बांग्लादेश के नामक स्थान से भी हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, महास्थान और सोहगरा। क्वेश्चन नंबर 4 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा। उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5 कि अशोक ने जो मनसेहरा जो पाकिस्तान में अभी और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में ही हैं, इनके वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ये जो पाकिस्तान से जो हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं इनमें खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल
किया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ए खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक का भी और अरमाइक का भी। ये जो स्थान है वो कंधार नामक स्थान से या शेर कुना कहा जाता है। इस नामक स्थान से हमें जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उसमें ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया है। इसके जो मतलब पार्ट हैं वो कितने हैं, उसके पार्ट हैं 15। तो इसका आंसर है डी 15। क्वेश्चन नंबर 8 अर्थशास्त्र में जो सप्तांग हैं, किसी भी राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। उन 7 अंगों में अगर हम बात करें राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश, दुर्ग इत्यादि स्थानों का उसके अंदर विवरण मिलता है। व्रज, सेतु, उसके अंदर से हमें इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, वो हमें देने हैं। किसी भी राज्य का राजा प्रमुख हिस्सा होता है, क्षेत्र भी, प्रशासन भी, कोश भी, ये चारों स्थान इसमें दे रखे हैं। उसके अलावा व्रज, सेतु और राजस्व, ये जो 3 अंग हैं वो इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इसमें हमें ये 4 ही ऑप्शन वाला आंसर ढूंढना है, वो है ए। तो आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 9 अशोक का समकालीन तुर्मेय कहाँ का राजा था। जो तुर्मेय था वो मिस्र का राजा था और वो अशोक का समकालीन था। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि मिस्र का राजा तुर्मेय किसका समकालीन था, तो अशोक आंसर आ जाएगा। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पर फिर चलते हैं कि किसके शासनकाल में डाइमैकस या डीमैकस भारत आया था। इसका जो सही आंसर है वो है बिंदुसार। बिंदुसार के समय में 2 राजदूत आए थे, जो प्रमुख रूप से एक तो डाइमैकस आया था, एक डायनोसियस आया था। तो दोनों का आंसर ही हमें बिंदुसार देना है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कि किस अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है। अशोक का खुद का नाम अशोक, वैसे तो हम जानते हैं कि अशोक का नाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, इनका उल्लेख भी मिलता है, लेकिन 2 अभिलेख हैं मस्की और गुर्जरा, उसमें हमें अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से अशोक ही मिलता है, व्यक्तिगत नाम ही उसका। इन दोनों अभिलेखों में हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम ही प्राप्त होता है। तो इसमें मस्की नहीं है ऑप्शन, हमने पूर्व में क्वेश्चन किया था उसमें मस्की ऑप्शन था, और इसमें गुर्जरा दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो ये कुछ मुख्य प्रश्न थे मौर्य काल से संबंधित। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मद्देनज़र। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य किसी वीडियो के साथ, अन्य किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।